Good morning, children. Now, I will teach you history. History lesson third, the age of industrialization. इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था एक पार्ट, ठीक है बेटा, एक पार्ट हम आपको समझा चुके थे, ठीक है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने आपसे बताया था कि किस तरह से जो है इसका युग आया, औद्योगिकरण का युग कैसे आया, किस तरह से आया। पहले तो इसका प्रिंटर नहीं था, प्रिंटिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से ये हुआ और कैसे आया। मैंने आपको 2 पॉइंट उसका पहले बता चुके हैं। जैसे हमने बताया था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना, एक बताया था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया था आपको हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ठीक है बेटा, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ये हम आपको बता चुके थे। अब हमारा थर्ड पॉइंट, जो 2 पॉइंट हम आपको पढ़ा चुके थे, थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी, ठीक है। क्या है, देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी, इसका क्या है कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण, कॉलोनीज उपनिवेशक, ये हम आपको समझा रहे हैं। कॉलोनीज माने उपनिवेशक, तो उपनिवेशक में औद्योगिकरण कैसे है। इन इंडिया टू सी हाउ कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेस वी विल look not only at factory and industries but also at non machine sector। अब क्या कह रहे हैं कि इंडिया में हमने देखा कि किस तरह से उपनिवेशक इंडस्ट्री जो है कैसे फैला, किस तरह से इसका विस्तार हुआ, कैसे लोग इसमें भाग लेने लगे। फिर वी विल लुक नॉट ओनली द फैक्ट्री इंडस्ट्री, माने हम केवल जो कारखाने से संबंधित इंडस्ट्रीज है उसको ही ना देखें, बल्कि ऑल्सो एट द नॉन मशीन सेक्टर, जो बिना मशीन के, बिना मशीन द्वारा फिर जो काम होता है उसको भी हम देखें कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आपका पहला जो है पॉइंट, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है, पहला पॉइंट है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब इसका देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, हम इसीलिए आपको किताब द्वारा जैसे क्लास में एक एक पढ़ पढ़ के हम आपको समझाते हैं, उसी तरह हम इसमें भी आपको पढ़ के समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, है ना बेटा। उम्मीद तो करते हैं आप सबके पास बुक होगी, इसीलिए हम आपको इससे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं जैसे क्लास में बताते हैं। अब देखिए, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माने भारतीय कपड़े का युग। एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल्स कपड़े, भारतीय कपड़े का युग कैसे। अब इसमें देखिए, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। क्या कह रहे हैं, मशीन युग से पहले सिल्क और कॉटन माने सूती कपड़े, फ्रॉम इंडिया माने इंडिया में, इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में इसका दबदबा था, ठीक है। मशीन युग से पहले, मशीन के आने से पहले हमारे जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है उसमें हमारे सिल्क और सूती कपड़े का बहुत ज्यादा दबदबा था, है ना, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। कोर्सर cottons were produced in many countries, but the finer varieties often came from India. कोर्सर cottons माने मोटा कपास, मोटा कपड़ा, ठीक है, मोटा कपास जो रुई जिसको आप बोलते हो, तो मोटे तरीके जो कपास होते हैं, बट प्रोड्यूस मैनी कंट्रीज, बहुत कंट्रीज में जो है ये मोटे कपास जो है उसका उत्पादन होता था। बट
द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया। लेकिन जो फाइन तरह की वेराइटीज है, यानी हमारा इंडिया शुरू से ही क्वालिटी के कपड़े, क्वालिटी की चीजें देता आया है, ठीक है। इसीलिए हम ये चाहते हैं जब हम क्वालिटी की चीजें देते हैं तो हमको क्वालिटी की चीजें भी चाहिए, ठीक है ना। हम कभी बेकार और इधर उधर की चीजें नहीं वो करते, हम क्वालिटी की चीजें देते हैं। तो कह रहे हैं और कंट्रियों में तो मोटा कपड़ा, मोटा कपास, फॉरेस्ट कॉटन माने मोटा कपड़ा चलता था, लेकिन हमारे इंडिया में फाइन, ठीक है, but the finer varieties often came from India. Armenian and the Persian merchants took the goods from the Punjab to Afghanistan, Eastern Paris and the Central Asia. क्या कह रहे हैं? पर्शियन मर्चेंट्स जो है व्यापारी, पर्शियन मर्चेंट्स व्यापारी, took the goods जो क्या करते थे, वस्तु लेते थे कहाँ, पंजाब से, और पंजाब से लेकर वो कहाँ जाते थे, अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया माने पूर्वी एशिया और सेंट्रल एशिया में वो इसको भेजते थे। किसको? ये फाइन प्रकार के जो हमारे कपड़े होते हैं, अच्छे प्रकार के, जो गुड क्वालिटी के। Bales of fine textiles were carried on camelback via the northwest frontier. Bales of fine माने महीन कपड़ों के थान, ठीक है। Bales, BALES, bales of fine महीन कपड़ों के थान, ठीक है। महीन कपड़ों के थान, फाइन टेक्सटाइल वर कैरीड ऑन कैमल बैक। कैमल बैक जो ऊंट के पीठ में माने ऊंटों पे लाद कर इसको कहाँ ले जाते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर माने उत्तरी पश्चिमी सीमा में ले जाते थे, थ्रू द माउंटेन पासेस एंड द अक्रॉस डिजर्ट। किसके थ्रू? माउंटेन दर्रा, पासेस माने दर्रे, माउंटेन पर्वतीय दर्रे, और अक्रॉस डिजर्ट माने मरुस्थल के पार। इसको ऊंटों पर महीन कपड़ों को के थान को लाद कर ये माउंटेन पर्वतीय दर्रों और डिजर्ट के पार, इनको मरुस्थल के पार ले जाते थे। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड, वाइब्रेंट सी ट्रेड माने ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल फ्लोस। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड माने फलता फूलता समुद्री व्यापार, ठीक है। वाइब्रेंट सी ट्रेड, ट्रेड व्यापार, वाइब्रेंट सी फलता फूलता समुद्री व्यापार, ठीक है। ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल फ्लोस, जो मेन उपनिवेशक बंदरगाह, प्री कॉलोनियल माने उपनिवेशक पोर्ट बंदरगाह में जाता था। सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ द रेड सी पोर्ट। सूरत में गुजरात का जो कच्छ है, गुजरात में ये कहाँ जाते थे, किससे जुड़ा हुआ था? सूरत से। इंडिया टू गल्फ द रेड सी पोर्ट, किससे? लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। मछलीपट्टनम ऑन द कमांडेंट, मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक विद द साउथर्न एशियन पोर्ट्स। अब मतलब जो ये हमारा सामान जाता है, ये हमारा व्यापार का जो चीज जाता है, वो कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ये बता रहे हैं। देखिए हम जो हैं, हम इंडियन, हम भारतवासी अपने किसी भी चीज को बहुत ही सही तरीके से उच्च क्वालिटी का बनाते थे, इसीलिए इसकी मांग भी बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता था कई देशों में इसकी। हमारे भारतीय चीजों का आप शुरू से देखते आए होंगे कि हमारे जो शुरू में हमारे यहाँ के मसाले हैं, हमारे यहाँ के कई चीजें और फेमस चीजें हैं, ये सब बाहरी देशों में, पुर्तगाली देशों में, ये सब में बहुत ज्यादा फेमस है, और सब कुछ कहते हैं भारतीय सामान जो है बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये सब जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट और हुगली में, हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद द साउथर्न एशियन पोर्ट। और जो हुगली नदी बंगाल में है,
उसके थ्रू ये साउथर्न ईस्ट एशिया की तरफ ये सारा माल जाता था। माने हमारा जो ये व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा ही ज्यादा होता था। ठीक है, पहले जो है ये ज्यादा होता था। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade. अब क्या कह रहे हैं, वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, कई प्रकार के हमारे भारतीय व्यापारी, ठीक है, एंड बैंकर्स और काफी उनसे जुड़े लोग वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ये व्यापार को एक्सपोर्ट ट्रेड में काफी ये सब जुड़े हुए थे। Financing production, carrying goods and supplying exports. Supply merchants link the port town and inland region. Financing production, ये जो नेटवर्क एक्सपोर्ट से जुड़े हुए थे हमारे इंडियन मर्चेंट्स, ये क्या करते थे, फाइनेंसिंग प्रोडक्शन माने उत्पादन में पैसा लगाते थे। ठीक है, ये चाहते थे पैसा लगाएं और माल अच्छा मिले, तो ये क्या करते थे, उसमें फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, उसमें पैसा लगाते थे। कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट, और सामान को जो है उसको स्वयं ले जाते थे, और सप्लाइंग एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए उसको सप्लाई करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट्स टाउन इनलैंड रीजन, और इस तरह से ये मर्चेंट्स जो हैं, ये हमारे इंडियन मर्चेंट्स है, ये जगह जगह जाकर, हर जगह से, हर कंट्री से जाकर ये अपना लिंक जोड़ते थे, अपना संबंध जोड़ते थे, और वहां पे अपने माल को ये देते थे। दे गेव एडवांस टू वीवर्स, प्रोड्यूस द वुमेन क्लोथ फ्रॉम द वीविंग विलेज एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट। अब देखिए ये क्या करते थे, दे गेव एडवांस टू वीवर, वीवर्स जो बुनकर होते थे, ये बुनकर को क्या करते थे, पहले से एडवांस दे देते थे ताकि उनके काम में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उनको ये एडवांस दे देते थे। और प्रोडक्ट द वुमेन क्लोथ, और उनको क्या कहते थे, आप क्या करिए, जो क्लोथ है उसको बनाइए, बिनिए, फ्रॉम द वीविंग विलेज, और जो गांव में इसको करने के लिए ज्यादातर लोगों को दिया जाता था कि वो इसको कपड़े को बिने, उनको एडवांस देकर। एंड कैरी द सप्लाई टू पोर्ट्स, और इसको फिर ये सप्लाई करने के लिए कैरी वहां तक ले जाते थे, पोर्ट तक, बंदरगाह तक इसको ले जाते थे। एट द पोर्ट द बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स हु negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland। क्या करते थे, एट पोर्ट माने बंदरगाह में, बिग शिपर्स जो बड़े बड़े शिपर्स माने जहाजों के जो मालिक होते थे वो, एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स और जो निर्यात के व्यापारी होते थे, हैड ए ब्रोकर्स, ब्रोकर्स माने दलाल, ठीक है, ये इनके पास दलाल होते थे, क्योंकि जो बड़े बड़े काम होते थे इनको करने के लिए इनको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती थी, तो ये जो है ये अपने साथ क्या करते थे, ब्रोकर्स माने दलाल को रखते थे। हु नियोगेटेड द प्राइस, जो क्या करते थे, नियोगेटेड माने मोल भाव करना, नियोगेटेड मोल भाव करना, ये दलाल जो है इसका मोल भाव करते थे। एंड बॉट गुड्स, और उनसे सामान खरीदते थे, फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड, और क्या करते थे, आपूर्ति सौदागर से ये अपना माल खरीद कर उनको पोर्ट तक ले जाते थे। ठीक है, ये है हमारा कौन सा, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है आपका, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, माने बुनकरों के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, बुनकरों के साथ क्या हुआ, देखिए। The consolidation of the East India Company power after the 1760s did not initially lead to the decline in the textile export from India। क्या बोल रहे हैं, 1760 के दशक में, 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया के
सत्ता में, ईस्ट इंडिया के सत्ता में भारत के कपड़ा निर्यात में क्या हुआ, गिरावट नहीं आई। Did not initially decline in textile export. भारत के कपड़ा विभाग में निर्यात में कोई कमी नहीं आई। कब, 1760 के दशक में। British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textiles were in great demand in Europe. अब देखिए क्या बता रहे हैं कि British cotton industries had not yet expanded. अब देख लीजिए हमारे भारत के कपड़ों की इतनी मांग थी, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज है वो इतना ज्यादा फैला हुआ नहीं था, उसका विस्तार इतना नहीं हुआ था, लेकिन इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड यूरोप, और यूरोप में हमारे भारतीय कपड़ों की मांग जो थी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, हमारे भारतीय कपड़ों की मांग वहां बहुत थी और ब्रिटिश का वहां पर इतना ज्यादा फैलाव नहीं था, इतनी ज्यादा उनकी डिमांड नहीं थी, ना वो इतना ज्यादा फैले हुए थे। सो द कंपनी वॉज keen on expanding textile exports from India. इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं इसकी मांग बहुत है। ठीक है, अब जहां पर फायदा दिखेगा, अब वो नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश का माल इतना नहीं बिक रहा लेकिन भारत का जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम भारत के ही माल को ज्यादा यहाँ पर बेचेंगे और उसी को ज्यादा विस्तार करेंगे। तो इन्होंने फिर क्या किया, भारत से होने वाले जो कपड़ा का निर्यात है उसी को वो ज्यादा वहां पर विस्तार करना चाहती थी। बिफोर establishing political power in Bengal and Karnataka in the 1760 and 1770, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. अब देखिए पॉलिटिकल पावर यानी आपके राजनीतिक सत्ता में आने से पहले बंगाल और कर्नाटक में 1760 और 1770 के दशक में जो था ये ज्यादा इसका प्रभाव दिखने लगा था। The East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये महसूस करने लग गई थी कि उसका सामान जो है ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इंडिया माल के आगे, इंडियन कपड़ों के आगे, इंडियन चीजों के आगे उनका जो है माल ज्यादा निर्यात नहीं हो पा रहा है। द फ्रेंच, डच, Portuguese as well as the local traders competed in the market to secure woven clothes. क्या हुआ, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ स्थानीय व्यापारी, ठीक है, के साथ जो लोकल ट्रेडर्स माने स्थानीय व्यापारी भी बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए होड़ में रहते थे। कॉम्पिटेट माने होड़ में रहते थे। भारत के ही कपड़ों को लिए वो एक दूसरे के होड़ में रहते थे। कौन? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ठीक है, और उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए होड़ में रहते थे। मार्केट टू वुवन क्लोथ, कॉम्पिटेट इन द मार्केट टू सिक्योर वुवन क्लोथ, so the weaver and supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. अब देखिए ये भी ये देख रहे हैं, मौके का फायदा देख रहे हैं कि जब इसकी मांग ज्यादा है तो ये क्या चाहते थे कि had supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer, माने अच्छे खरीदार जो कि माल का दाम ज्यादा दे सके, अच्छा दे सके, उसको ये अपना माल बेचने के उसमें फिराक में रहते थे। In their letters back into London, company officers continuously complained of difficulties of supply and high prices. जैसा कि इन्होंने अपने ब्रिटिश ने लंदन में एक लेटर भी इसके बारे में लिखा था कि उनको अपना माल निर्यात करने में काफी कठिनाइयां
आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह भारत के माल ज्यादा निर्यात हो रहे हैं, तो इनको यहाँ परेशानी हो रही थी। इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र भी लिखा था। However, once the East India Company established political power, it could assert a monopoly right to trade. एक बार once the East India Company, एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता, ठीक है, कंपनी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर मोनोपोली राइट टू ट्रेड, कंपनी व्यापार पर एकाधिकार का दावा कर सकती थी। ठीक है, मोनोपोली राइट टू ट्रेड का दावा, कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार का दावा कर सकती थी। इट proceeded to develop a system of management and control that would eliminate competition. अब इन्होंने क्या किया कि मैनेजमेंट ने इसको ऐसा किया कि इन्होंने प्रतिस्पर्धा जो है एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, जैसे कि एक देश के साथ दूसरे देश के साथ कंपटीशन की भावना जो है, इन्होंने कहा इसको समाप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी इनको बहुत ही ज्यादा हानि हो रहा था, इनका माल नहीं जा रहा था, उधर का ही माल जा रहा था, एक दूसरे के होड़ में आगे बढ़ते जा रहे थे इंडियन माल। इसलिए इन्होंने कहा कि ये प्रतिस्पर्धा की जो बात आ रही है बीच में, इसको समाप्त करना चाहिए। They developed a system of management and control that would eliminate competition, control costs, and ensure regular supplies of cotton and silk goods. This it did through a series of steps. इन्होंने क्या कहा, मैनेजमेंट ने ये सिस्टम निकाला कि कंपटीशन की भावना को खत्म करे, कॉस्ट में कंट्रोल रखे और एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन और सिल्क जो है, इसको भी जो है क्या करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि ये जो कॉटन है यानी आपका सूती कपड़ा और सिल्क जो है, इसका निर्यात जो है ये बराबर हो। दिस इट डिड थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप, और ये जो है इसके लिए इन्होंने कई स्टेप्स बनाए, कई चरण बनाए, जिसके थ्रू जो है इनका जो निर्यात का काम है वो अच्छी तरह से हो सके। फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, द कंपनी ट्राइड टू एलिमिनेट द एक्सिस्टिंग ट्रेडर्स एंड द ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड एंड एस्टेब्लिश ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। सबसे पहले कंपनी ने, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या कोशिश करने लगे, जो एक्सिस्टिंग ट्रेडर्स, जो बहुत ज्यादा सक्रिय जो व्यापारी हैं, एंड ब्रोकर्स, दलाल, जो बहुत सक्रिय व्यापारी हैं और दलाल हैं, कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड, इनको किसमें वो करना चाहिए, जो कपड़े का व्यापार है उसमें इनको कनेक्ट करना चाहिए। जो बहुत सक्रिय दलाल और व्यापारी हैं उनको कपड़े के व्यापार में कनेक्ट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। एंड एस्टेब्लिश ए मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर, और साथ ही साथ इनको जो बुनकर हैं उन पर भी कंट्रोल, नियंत्रण रखे, ऐसा इन्होंने अपना काम पहला चरण में शुरू किया। इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड द गोमास टू सुपरवाइज वीवर, कलेक्ट सप्लाईज एंड अप्लाइंग द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। देखिए, अब इन्होंने पक्का कदम उठाया। क्या किया इन्होंने, अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट, माने एक सैलरी सर्वेंट को इन्होंने अपॉइंट किया है, जिसको कहा है इन्होंने गोमास। ठीक है, गोमास मीन्स क्या है कि ए पेड सर्वेंट, जो जिसको पैसा देकर खरीदा जा सकता है, पैसे द्वारा जिसको रखा जा सकता है, ए पेड सर्वेंट हु वाज अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सुपरवाइज वीवर्स। देखिए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस गोमास को अपॉइंट किया गया ताकि ये वीवर्स पर, बुनकरों पर अपना कंट्रोल रख सके, उनकी देख रेख कर सके, उनका मोल भाव कर सके, कैसा काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, खराब काम हो रहा, इस पर पूरा कंट्रोल कर सके। ठीक है बेटा, आया समझ में? इसीलिए हम आपको एक एक पढ़ के अच्छी तरह से समझा रहे हैं
ताकि आपको किताब से भी जिस तरह से आपके इसमें है आप बहुत अच्छे से समझ सको। बस आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है, इसीलिए हम आपको इसमें से अच्छे से पढ़ के समझा रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या था इनका, ये तो फर्स्ट स्टेप है कि इन्होंने बीवर्स पर कंट्रोल करने के लिए गोमांस को रखा है, एक पेड सर्वेंट को रखा ताकि वो बीवर्स पर पूरा कंट्रोल रख सके। सेकेंड है इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। अब देखिए दूसरा इन्होंने क्या किया, कंपनी ने जितने वीवर्स हैं उनको दूसरे बायर्स को अपना माल देने के लिए मना कर दिया, ठीक है, प्रिवेंटेड दूसरे बायर दूसरे खरीदारों को अपना माल देने के लिए मना कर दिया। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस, और इसके लिए उसे क्या है, एडवांस में पैसे दिए जाते थे, ठीक है, इनको एडवांस में पैसे दिए जाते थे ताकि वो दूसरे किसी को अपना माल ना बेच सके। Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. अब देखिए once an order was placed माने एक बार ऑर्डर मिल जाने पर, ठीक है, एक बार ऑर्डर मिल जाने पर जो बुनकर होते थे वो क्या लेते थे, वर गिवन लोन्स, उनको लोन्स देते थे। वीवर्स वर गिवन, वीवर्स को लोन दिया जाता था ताकि वो अपना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए खरीद सके। जो आपका जैसे कपड़ा बुनाई में जो लग रहा है, कपास लग रहा है, धागा, जो भी रॉ मटेरियल इसके लिए जरूरत होती है, इसके लिए उनको एडवांस दिया जाता था कि वो ये सब खरीद सके, लोन दिया जाता था। Those who took loan had to hand over the cloth they produced to the gomas. They could take it any other traders. अब देखिए वो लोग जो कि लोन्स लेते थे, those who took loans had to hand over, जो लोन लेते थे उनको अपना कपड़ा सीधे गोमास को ही देना पड़ता था, यानी पे सर्वेंट, जो एक पेड सर्वेंट होता था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था, उसको गोमास नाम दिया गया, उसी को ये अपना कपड़ा उनके हवाले करते थे। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, और ये किसी दूसरे ट्रेडर को, व्यापारी को इसको नहीं दे सकते थे। As loans followed in and the demand for fine textile expanded, weavers eagerly took the advance, hoping to earn more. अब जैसे जैसे इनको लोन्स मिलने लगा तो इनका क्या हुआ, फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, क्योंकि देखो लोन मिलने पैसा इनको मिल रहा है, जब इनको पैसा मिल रहा तो ये अच्छे प्रकार के फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल्स जो है इनका कपड़े का वो अधिक विस्तार में फैलता चला गया। वीवर्स इगरली टुक द एडवांस, ये बहुत ही उत्साहित होकर एडवांस को लेते थे, होपिंग टू अर्न मोर, ताकि और अधिक इससे कमा सके। मीन्स ये लोन्स लेते थे, लोन्स लेकर अपना काम बहुत विस्तार से करते थे, क्योंकि फिर इनके पास पैसे की कमी नहीं होती थी, इसलिए ये काम को बहुत अच्छे से विस्तार में करते थे ताकि इनको और अधिक पैसा मिल सके, ठीक है। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with the weaving. अब बहुत से वीवर्स, बुनकर जो है, उनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स भी होते थे, ठीक है ना, अपना छोटा छोटा प्लॉट्स होता था जिसमें कि वो क्या करते थे, कल्टीवेटेड माने वीविंग के अतिरिक्त, बुनाई के अतिरिक्त थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते थे। एंड द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स, और इसमें से वो अपना क्या करते थे, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत जो उनकी जरूरतें होती थी, इसी खेती बाड़ी, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके उसमें उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग। अब देखिए, लेकिन अब जब इनको लोन्स मिल रहा है कपड़ा बनाने के लिए, सूती कपड़े के लिए लोन्स मिल रहा है और ये अधिक से अधिक काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया,
अपने उस खेत को भाड़े में दे दिया, ठीक है, लीज आउट द लैंड, लीज आउट द लैंड मैंने उसको भाड़े में उधार में दे दिया, एंड डिवोट ऑल देयर टाइम टू वीविंग, और अपना पूरा समय बहुत अच्छे से बुनाई में लगाने लग गए। जब ये सोच रहे हैं एक जगह से हमको इतना अच्छा मुनाफा मिल रहा है, तो फिर इन्होंने अपना कल्टीवेटेड का काम जो है वो खत्म किया, और ये नहीं, खेत को भी उन्होंने भाड़े में दे दिया ताकि उससे भी उनको पैसा आता रहे, ठीक है, और पूरा समय ये अपने बुनाई में लगाने लगे। वीविंग इन फैक्ट required the labor of the entire family with children, women, all engaged in different stages of the process. अब देखिए इसमें जो है ये क्या है, साथ ही साथ जितने भी इनके फैमिली के मेंबर्स होते थे, बच्चे होते थे, औरतें होती थी, और भी कई लोग होते थे, ये सब मिलकर क्या है इसमें इनका पूरा सहयोग करते थे। बुनाई के काम में देखिए कुछ कोई भी काम ऐसा होता है कि जो अकेले नहीं हो सकता है, ठीक है ना, उसमें कई लोगों का साथ होना जरूरी होता है, तो कई फैमिली के जो मेंबर्स होते थे वो भी मिलकर इनके साथ इनका काम बहुत अच्छे ढंग से करते थे। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया। नाउ अब हम आपको आगे बताएंगे फैक्ट्रीज कम अप, ठीक। तो मैंने आपको अभी पहले थर्ड वाला बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ठीक है, कि उपनिवेशक में औद्योगिकरण किस तरह से हो, इसके लिए हमने बताया था एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जो हमारे भारतीय कपड़े का युग है वो कैसे हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको अभी समझाया पूरा। फिर व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, और फिर वो वीवर्स जो बुनकर हैं उनके साथ क्या हुआ, ठीक है, कैसे उन्होंने काम किया, किस तरह से किया, ये हम आपको समझा चुके हैं। नाउ अब आइए 4 पॉइंट है फैक्ट्रीज कम अप। अब देखिए जब इंडस्ट्री है तो उसके साथ फिर फैक्ट्री का भी आपका आना है, फैक्ट्रीज होंगे, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपके कारखानों की जरूरत होती है, फैक्ट्रीज की जरूरत होती है, तो ये पहले आएगी। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे came up in 1854 and it went into the production 2 years later. अब देखिए सबसे पहला जो कॉटन मिल है वो बॉम्बे में 1854 में स्थापित हुआ था, आया था, और फिर ये एक went into the production 2 years later मैंने, और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या हुआ, 1854 में ये बॉम्बे में इसका कॉटन मिल का स्थापना हुआ, और फिर 2 साल बाद इसका काम उत्पादन इसमें होने लगा। किसके थ्रू, बाय 1862 4 मिल्स वर एट वर्क, ठीक है, किसके 1862 में 4 मिल्स जो है, 4 कारखाने, 4 मिल्स जो थे इस काम को कर रहे थे, किसके किसके साथ, 94,000 स्पेंडलर्स एंड द 2150 लूम्स, माने 94,000 क्या तकलियां, स्प्रिंडलेस मीन्स तकलियां, और लूम्स माने करघे, इतना इनको दिया गया था, इसके साथ ये काम को कर रहे थे। Around the same time, jute mills came up in Bengal. The first being set up in the 1855 and another one 7 years later. Sorry. Around the same time, jute mills. अब ठीक उसी समय जूट मिल जो कहाँ पे आया, बंगाल में शुरू हुआ। The first being set up in the 1855 and another one 7 years. जो पहला था 1855 में हुआ, और दूसरा फिर बाद में 7 साल बाद 1862 में दूसरा फिर शुरू हुआ, क्या है, जूट मिल। And a year later, the first cotton mill of the Ahmedabad was set up by 1874, और उसके बाद अहमदाबाद में भी 1874 में फिर इस कॉटन मिल सेट हुआ।
The first spinning and weaving mill of Madras began production. फिर उसके बाद आपका पहला जो है कताई और बुनाई, स्पाइनिंग एंड वीविंग, कताई और बुनाई का मिल जो है मद्रास में शुरू हुआ। ठीक है, फिर वो मद्रास में शुरू हुआ। अब देखो क्या कह रहे हैं, हु सेटअप द इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्रीज को किसने सेटअप किया। वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, और कैपिटल पूंजी, इसके लिए पूंजी कहाँ से आई। Who came to work in the mill, और कौन इन मिलों में काम करने आया। ठीक है, इन सब को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट है फर्स्ट, द अर्ली इंटरप्रेनर्स, माने प्रारंभिक उद्यमी। जो सबसे पहला जो उद्यमी था, प्रारंभिक उद्यमी जो उद्योग करने वाले थे, वो कौन थे, कहाँ से आए थे। Industries were set up in different regions by the varying sorts of people। कह रहे इंडस्ट्रीज जो है वो कई राज्यों से तरह तरह के लोग, varying sort of people माने कई प्रकार के लोग कई राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। Let us see who were they। अब हम देखते हैं वो कौन थे। From the late 18th century, the British in India began exporting opium to China and took tea from the China to England। देखिए, from the late 18th century माने 18वीं शताब्दी के अंत में क्या है, ब्रिटिश इन इंडिया began exporting opium। opium means अफीम। ठीक है बेटा, OPIUM, ओपियम मीन्स अफीम। ठीक, टू चाइना, ये चाइना को एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में वो चाइना से क्या लेते थे, चाय, टी। ठीक है, टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और चाइना से फिर ये लेकर ये चाइना से फिर इंग्लैंड की तरफ ये जाते थे। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड। हमारे कई इंडियन जो भारतीय हैं वो इनके जूनियर प्लेयर्स माने इनके सहायक बने, इस ट्रेड में, इस व्यापार में इनके सहायक बने, काम को आगे बढ़ाने में मदद करी। क्या, कैसे मदद करी। प्रोवाइडिंग फाइनेंस माने पैसा उपलब्ध करवाया। प्रोक्यूरिंग सप्लाईज, आपूर्ति निश्चित किया कि किस तरह से इसकी जो पूर्ति है उसको पूरा किया जाए। एंड शिपिंग कंसाइनमेंट, और शिपिंग कंसाइनमेंट माने और जहाजों में इसके माल को लदवाया। ठीक है, ये सारा काम जो है हमारे ये जूनियर प्लेयर्स माने सहायक जो है, इंडियन सहायक इनका करते थे, ये देखते थे। Having earned through trade, some of these businessmen had vision developing industrial enterprises in India। ठीक है, हैविंग एंड थ्रू ट्रेड माने इस व्यापार के द्वारा बहुत ज्यादा कमाई करने के लिए कुछ और बिजनेसमैन, उद्योगपति जो हैं भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। माने ये देख रहे थे कि इससे हमारा व्यापार जो है और विस्तार में हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये भारत में इसको और ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैलाना चाहते थे। इन बंगाल, बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर made his fortune in the China trade before he turned to industrial investment। अब बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर, इन्होंने चाइना के साथ ही व्यापार करके अपना पैसा को, अपने व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया था। ठीक है, और बाद में इन्होंने अपना पैसा जो है और उद्योग में इन्वेस्ट किया, उसमें निवेश किया। माने चाइना के साथ द्वारका नाथ ने बंगाल में जो है व्यापार किया था चाइनीज के साथ, और उसमें इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और वो पैसा जिनको मिलता था वो उन्होंने और उद्योगों में उसको लगाया। Setting up 6 joint stock companies in the 1830 and 1840। Setting up the 6 joint stock माने 6 संयुक्त उद्यम जो है कंपनियां
और इन्होंने फिर उससे बनाई। उन पैसों से समझ लीजिए कि इनको कितना फायदा हुआ, किसको, द्वारकानाथ टैगोर, कहाँ, बंगाल में, ठीक है। इनको इतना फायदा हुआ कि इन्होंने 6 और भी संयुक्त कंपनियां इसकी बनाई। कंपनीज इन द 1830 एंड 1840, माने 1830 और 1840 के बीच इन्होंने 6 कंपनियां और बनाई। Tagore's enterprises sank along with those of others in the wider business crisis of the 1840। अब देखिए क्या है टैगोर इंटरप्राइजेस, वाइडर बिजनेस क्राइसिस माने व्यापार व्यवसायिक संकट। जब बीच में कुछ व्यापार में संकट आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें आपको पता चलता है बड़ी बड़ी कंपनियां डूब जाती हैं, बहुत घाटे का उनको सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से ये बहुत ज्यादा बड़े थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से और व्यापारी को नुकसान हुआ, उसी के साथ इन टैगोर को भी जो है, द्वारकानाथ टैगोर को भी नुकसान हुआ, ठीक है। इनकी भी जो है ये डूबने लग गई थी। बट लेटर इन द 19th century many of the China traders became successful industrialists। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी में चाइना के और भी व्यापारी जो है बहुत ही सफल उद्योगपति कहलाए। इन बॉम्बे persons like Dinshaw Petit and the Jamshedji Nusarwanji Tata who built huge industrial empires in the India। जैसे कि आपको पता है कि बॉम्बे में पारसी कौन, दिनशॉ पाटिल और जमशेदजी टाटा, आप अच्छे से जानते हैं टाटा कंपनी, जमशेद टाटा, ये न्यूसरवानजी टाटा हु बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन द इंडिया। इन्होंने बाद में 19वीं शताब्दी में भारत में अपना इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़ा साम्राज्य इन्होंने तैयार किया। किसने, टाटा ने और टाटा ने, और ये इसका नाम है दिनशॉ पैटिट। दिनशॉ पैटिट जो दोनों ही पारसी थे, इन्होंने भारत में अपना बहुत बड़ा साम्राज्य इंडस्ट्री का तैयार किया, फैलाव हुआ। सेठ हुकुमचंद, मारवाड़ी बिजनेसमैन, who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1970। इसी तरह से सेठ हुकुमचंद जो मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, इन्होंने पहला जूट मिल कलकत्ता में 1917 में स्थापित किया। ऑल्सो ट्रेडेड विथ चाइना, ये भी चाइना के साथ ही व्यापार करते थे। सो डिड द फादर एज वेल एज द ग्रैंडफादर ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जी.डी. बिरला। इस तरह पिता और ग्रैंडफादर माने दादा, पिता और दादा सब ने मिलकर जी.डी. बिरला जी.डी. बिरला जो काफी बड़ा इनका इंडस्ट्री था, ये इन्होंने भारत में बड़े जोर शोर के साथ इसका साम्राज्य फैलाया। ठीक है बेटा, ये आपका अब है नेक्स्ट पॉइंट। ये तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स हुआ। अब है वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहाँ से आए थे। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहाँ से आए थे। देखिए अब इसका भी समझिए। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स। अब आपको पता है जब फैक्ट्री बनेगी तो खाली फैक्ट्री बनने से तो काम नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए, कारीगर चाहिए, ठीक है ना। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्रीज दिस डिमांड इंक्रीज in 1901 there were 5,84,000 workers in Indian factories। अब देखिए फैक्ट्री के बढ़ने के साथ ही इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। डिमांड इंक्रीज 1901 में 5,84,000 वर्कर्स जो है इंडियन फैक्ट्री में काम करने लगे। अब समझ जाइए कि कितनी तेजी के साथ काम जो है आपका आगे बढ़ा। और फिर
number was over 2 lakh 2 lakh 4 2 lakh 436,000. But where did the workers come from? अब इतने वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे थे, इनका नंबर इतना ज्यादा था, अब कह रहे हैं कि ये where did workers come from? अब ये वर्कर्स कहाँ से आए? इतने सारे वर्कर्स जो है हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये आए कहाँ से? एक जगह के तो हो नहीं सकते, है ना, जगह जगह से ही आते हैं। तो देखिए, in most industrial region workers came from the district around, यानी अधिकतर जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रियल रीजन में कहाँ से आते थे? डिस्ट्रिक्ट अराउंड माने आसपास के इलाकों से, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट अराउंड आसपास के इलाकों से आते थे। Peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial centers in search of work. अब देखिए, पिजेंस हमने आपको बताया था जो छोटे किसान होते हैं, आर्टिसंस जो छोटे काश्तकार होते हैं, कारीगर जो छोटे मोटे होते हैं काश्तकार, ये सब जब इनका विलेज में काम नहीं होता है, जैसे इनकी खेती बाड़ी का काम और काम होता है, तो ये जब नहीं होता है तो ये कहाँ पे आ जाते हैं? इन इंडस्ट्री एरिया में आ जाते हैं कि यहाँ पर उनको काम मिलेगा, काम की खोज में यहाँ पर आते हैं। Over 50% workers in the Bombay cotton industries in 1911 came from the neighboring district of Ratnagiri. कह रहे हैं 50% वर्कर्स जो है बॉम्बे के कॉटन मिल में काम करते हैं, और 1911 जो है इन 1911 केम फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नगिरी, और जो आपके पास के इलाकों से जिसका नाम है रत्नगिरी, जो पड़ोसी इलाका होगा, वहां से बाकी के मजदूर आते थे। While the mills of Kanpur got most of their textile hands from the village within the district of Kanpur. अब देखिए, कानपुर का जो काम है उसमें कानपुर के ही विलेज के जितने लोग थे, ठीक है, कानपुर का है तो अधिक से अधिक अपने ही एरिया के लोग, अपने ही कानपुर के जो गांव के लोग थे वो उसमें जुड़े हुए थे। Most often mill workers moved between the village and city, returning to their village homes during the harvest and festival. अब इसमें से कुछ जो वर्कर्स होते हैं वो बीच में कहाँ चले जाते थे? वापस चले विलेज एंड सिटी, गांव और शहरों में जाते थे। किस लिए? ड्यूरिंग द हार्वेस्ट और फेस्टिवल, माने जब फसलों, हार्वेस्ट माने फसलों की कटाई का जब समय होता था, है ना बेटा, जब फसलों की कटाई का समय होता था तो ये गांव में या कोई बड़ा त्योहार इनका होता तो उस समय ये अपने गांव, अपने जगह चले जाते थे। ओवर टाइम एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, क्या हुआ? बाद में एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जब नए कामों की घोषणा हुई, ठीक है, ओवर टाइम एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जब बाद में नए कामों की घोषणा हुई तो वर्कर्स ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस इन द होप ऑफ वर्क इन द मिल्स, तो जितने वर्कर्स थे वो काम की आशा में वो कहाँ चले आए? फिर मिल में काम करने के लिए आए। फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस फॉर इंस्टेंस they went to work in the textile mills of Bombay and in the jute mills in Calcutta. अब देखिए, फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस माने संयुक्त प्रांत के लोग, ठीक है, संयुक्त प्रांत के लोग जो आपस के जो जुड़े हुए कई अगल बगल के जो प्रांत के लोग हैं, तो संयुक्त प्रांत के लोग जो हैं वो इन कपड़ा मिलों में बॉम्बे में काम करने के लिए सब चले आए, और कुछ कहाँ पे गए? कलकत्ता के जूट मिल में, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आए? इन्होंने बताया यहाँ पर ये सब काम करने के लिए दूर दूर जगह से आए। गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट, आपको ये पता है कि जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है, ये तो आपको मालूम है कि जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है। इवन when mills multiplied and the demand for workers increased, जब क्या होता है कि मिल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाइड माने मात्रा में, जो गिने चुने अपने काफी होते हैं, एंड द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज, और साथ ही साथ वर्कर्स जो है वो भी बढ़ते जाते हैं।
जिस तरह से हमारी फैक्ट्रियां बढ़ती जाती हैं, उनका नंबर बढ़ता जाता है, उस तरह से वर्करों की भी संख्या बढ़ती जाती है। द नंबर्स सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल। लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा अधिक रहती थी, है ना। देखो, आपको कहीं भी आप जाओगे तो जॉब के लिए जितने लोग होते हैं, उनको जितने लोगों की जरूरत होती है वो उतना ही लेते हैं। अब ये तो नहीं है कि जहाँ पे हमको 30-40 वर्कर्स की जरूरत है, उसकी जगह 60-70-100 लोग आए तो हम उनको कहाँ पे ले, उतना तो हम ले नहीं सकते। तो जितनी जरूरत होती थी उतना ही लेते थे। तो कह रहे रोजगार चाहने वालों, द नंबर सीकिंग वर्क, जो रोजगार चाहने वालों की संख्या जो होती है रोजगार के मुकाबले में अधिक रहती थी। माने रोजगार जितना नहीं है उतना रोजगार करने वाले ज्यादा होते थे, उनकी संख्या। एंट्री इनटू द मिल्स वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, माने उनको क्या है, मिल में प्रवेश करना निषेध था। जो बाकी के लोग थे, जितने लोग उन्होंने ले लिया वो तो मिल में जाएं काम करें, लेकिन बाकी लोगों को मना कर देते थे, मिल में नहीं आना है। Industrialists usually employed a jobber to get new recruits। माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उद्योगपति होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वो इसके लिए किसको रखते थे, एक जॉबर को, जो जॉब दिलाने वाले जो लेते थे, और जो नए लोग होते थे, नए भर्ती के लिए जो लोग होते थे, उनको एम्प्लॉय करने के लिए वो एक जॉबर को रखते थे। Very often the jobber was an old and the trusted worker। अब ये माना हुआ बात है, जो जॉबर्स होते थे वो काफी पुराने और बहुत विश्वसनीय होते थे। वो स्वयं ही ऐसे लोगों को रखेंगे बेटा, किसी भी काम के लिए लोग ऐसे को रखना पसंद करेंगे जो बहुत विश्वसनीय हो, ठीक है, और जिसको तजुर्बा भी बहुत ज्यादा हो, है ना। आपने सुना है ओल्ड इज गोल्ड, है ना बेटा, आपने सुना है। तो जो पुराने लोग होते हैं, तजुर्बेदार होते हैं, उसको लोग काम पे रखना ज्यादा पसंद करते हैं कि इनको काम का तरीका, तौर तरीका पसंद है। इसीलिए वो जॉबर भी ऐसा रखते थे जो कि नए भर्ती के लोगों को ठीक से देख सुनकर उसमें काम पे रख सके। He got people from his village, ensured them jobs, helped them settle in the city and provided them money in times of crisis। वो क्या करते थे जॉबर, अपने गांव से लोगों को लाते थे और उनको पूरा इंश्योर करते थे, उनको विश्वास दिलाते थे कि वो उनको काम जरूर दिलाएंगे। हेल्प देम सेटल इन द सिटी, और शहर में उनकी मदद करते थे, उनको ठहराने के लिए, रखने के लिए उनकी मदद करते थे। एंड मनी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, प्रोवाइडेड मनी, और जब उनको दिक्कत होती